सो हेलो एवरीवन, हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण फेज लेकर आज आपके साथ आए जो मेंस ओरिएंटेड है। पूरा मेंस को फोकस कर कर ही हमने तैयार किया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगी, किस तरह से इसकी फ्रेमिंग की जानी चाहिए और क्या क्या कंटेंट है इस एरा का। ये जो हम एरा ले रहे हैं, ये बेसिकली जो टाइम है, जो युग है, वो है 1905 टू 1918 का। ठीक है, ये हम पूरा एरा पढ़ेंगे जिसमें हम अलग अलग सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे होता है। पॉइंट पहला इस चीज को समझेंगे कि मिलिटेंट नेशनलिज्म होता क्या है या ये आया क्यों, है ना। इसका रीजन हमें समझना पड़ेगा कि क्यों इसके आने का कारण बनता है। दूसरा यही क्वेश्चन कि भाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रुप क्या क्या कारणों से हम उनकी बात करते हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों कहा गया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इंडिया में मिलिटेंट नेशनलिज्म जैसा कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ, यानी कि डेवलप होने के पहले कि हमें इस बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा कि क्या वो लोग जिन्होंने स्टार्टिंग में नेशनलिज्म को कहना चाहिए ग्रोथ करने में, नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में या ओरिजिन में हेल्प किया, क्या वो किन एरिया को नहीं पकड़ पाया, किस एरिया में जाकर वो असफल हो गया। कहना चाहिए कि शायद वो अपनी डिमांड, अपनी चीजें उतनी डिलीवर नहीं कर सके। एंड द रिजल्ट ऑफ दैट वी गॉट मिलिटेंट नेशनलिज्म, द एरा ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडियन नेशनलिज्म। तो उस इंडियन नेशनल मूवमेंट का हम एक बहुत बड़ा फेस पढ़ेंगे जहां वी विल गेट अ ड्रास्टिकली चेंज इन द सोसाइटी, इन द रिलीजन, इन द कल्चर, इन द पॉलिटिकल सेक्टर, एवरी सेक्टर वी विल फाइंड बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत तेजी से चेंज होगा। इंडिया में भी कई नए सारे फैक्टर्स हम इसमें डील करेंगे। हम ये बात करेंगे कि इससे इंडिया में ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना कैसे डेवलप हुई, कैसे लोगों को लगा कि नहीं वी हैव टू फाइट फॉर आवर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। एजुकेशन ने किस तरीके से इस सारी चीजों को बढ़ाने में मदद किया, हम एजुकेशन सेक्टर की भी बात करेंगे। हालांकि मैं एजुकेशन के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, क्या क्या चीजें हुई थी, वहां हमें जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ने हाउ इट हेल्प्स टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू मूविंग और ग्रोइंग दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म हम बात करेंगे। और नेशनल इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस क्या थे, क्या क्या इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस थे, क्या क्या वहां पर चीजें एक्टिविटीज हुई, इवेंट्स हुए जिन्होंने इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया, इन्फ्लुएंस किया, और उसका इंपैक्ट हम इंडिया में देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ दैट वी गॉट अ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। हम इनमें कई सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फैक्चुअल चीजें भी यहाँ पर रहेंगी, पर हम बहुत ज्यादा फैक्ट की तरफ ना जाते हुए हम जहां जरूरत पड़ेगी बिल्कुल उनका यूज करेंगे। लेकिन हमारा मकसद आपके साथ ये रहेगा कि हम किस तरीके से आंसर डील कर सकते हैं, आंसर को किस तरीके से क्वेश्चन जब आता है तो हाउ वी कैन डील विद दैट, कि सारी चीजें हम प्रेजेंट कर सके विद इन द वर्ड लिमिट। तो ये हमारा एक पूरा प्लान रहेगा इस पूरे एरा के लिए जो 1905 से 1918 तक करेगा, है ना। इसको किसके बाद हम गांधीयन फेज देखते हैं, वो एक अपने आप में अलग पूरा ड्रास्टिकल रिवोल्यूशनरी पार्ट है, वो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट का एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट है ना। इसके पहले की थोड़ी सी हम एक बैकग्राउंड को पहले यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्यों मिलिटेंट नेशनलिज्म का आना जरूरी हो गया था, या क्या क्या असफलता नजर आई है, क्या फेल्यूर्स रहे पहले के जो नेशनलिस्ट लोग आए, या वो क्या चीजें डिलीवर नहीं कर सके, या क्यों लोगों का इतना कॉन्फिडेंस उनके साथ नहीं जुड़ पाया। इनफैक्ट लोगों की बात भी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले इस बात को भी बात करेंगे कि जो उन्हीं के साथ के लोग थे, जो इंटरनेशनल कांग्रेस से जुड़े स्टार्टिंग के लोग थे, उनमें भी क्यों कॉन्फ्लिक्ट था, क्यों फिर हम एक मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ जाते हैं। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो देखिए इंडिया में नेशनलिज्म तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ भी आई। लेकिन ग्रोथ आने के हमने कई सारे फैक्टर्स को देखते हैं। जैसे सबसे पहला तो इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अगर मैं बात करूं कि नेशनलिज्म क्यों इंडिया में आया था, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। और इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का सीधा सा मतलब था कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, क्योंकि बेसिकली ये इंपेरियलिस्ट लोग थे, इनको तो अपना सिर्फ एम्पायर बड़ा करना था, और ये इंडिया में जितना ज्यादा हो सकता था इन्होंने क्या करा, जितना कहते हैं ना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करा, ताकि ये यहाँ पर पॉलिटिकली और मिलिट्री पर्पज से या इकोनॉमिकली या इंटेलेक्चुअल सारे पर्पज से सभी क्षेत्रों में इन्होंने क्या करा, टेक्नोलॉजीज नई नई लाए और उसको इंट्रोड्यूस इंडिया में कराया, ताकि इंडियंस को कितना अवेयर नहीं थे, इंडियंस उतने एडवांस नहीं थे, तब तक उस चीजों को समझते, तब तक इन्होंने यहाँ पर इंडिया में क्या करा, इन्होंने अपना एक होल्ड बना लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं थी, कि प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मॉडर्नाइजेशन वो ला रहे थे, ठीक है, तो उसने इंडिया में एक नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट कर दिया। यानी कि इस इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करें, तो या सीधा सा एक वर्ड हम बात करें, जो भी वो मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया में चीजें ला रहे थे, इसका जो रिस्पॉन्स इंडिया में मिला, वो मिला विद द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म। तो ये एक रीजन हमने देखा था कि ब्रिटिश रूल का इंपैक्ट ने किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाया दिया। अगर एक और हम बात करें, अगर सेकंड फैक्टर की हम बात करें, तो हम देखते हैं इन्होंने पॉलिटिकल यूनिट इंडिया में डेवलप कर दी। देखिए, ध्यान रखना इस बात को, आप पहले भी मेरे लेक्चर सुन चुके हैं, यहाँ भी ध्यान दें। ब्रिटिशर जो भी काम कर रहे थे वो अपने खुद के लिए कर रहे थे, वो इंडिया को डेवलप, इंडिया के बेहतरी के लिए नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो इंडिया में रूल इंडिया में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में आप रूल कर रहे हैं, जिस देश में आप रूल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इंडियंस को बेनिफिट होने ही वाली थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया में यहाँ क्या कंसेप्ट है, यहाँ कंसेप्ट है कि देखिए, आप अगर ब्रिटिश के रूल को इंडिया में देखें, तो अगर नॉर्थ की मैं बात करता हूं, तो हियर इट इज हिमालय से लेकर, है ना, साउथ में विल गेट कन्याकुमारी, ठीक है, तक उनका शासन था। अगर आप यहाँ देखिए बंगाल से शुरू करता हूँ, तो आप यहाँ खैबर पास, है ना, आप अगर देखिए पढ़ेंगे तो खैबर पास तक का इनका, ये देखिए ऑल ओवर इंडिया इन्होंने क्या करा, रूल किया। ठीक है, पूरा भारत इनके कैप्चर में। कहीं कहीं पे डायरेक्टली था, कहीं इनडायरेक्टली, मतलब जहाँ पर जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी वो इनडायरेक्टली थी, क्योंकि वो कहते थे भैया आप हमको सब्जुगेट नहीं करो, हम आपके अंडर है, हम आपको पैसा देते रहेंगे, हमें अपना रूल करने दो। तो वो कुछ इनडायरेक्ट थी और बाकी डायरेक्ट था। अब इन्होंने क्या करा कि जब इंडिया को इस तरीके से गैदर किया, तो देखिए इन्होंने क्या करा, हर क्षेत्र में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, इन्होंने सब जगह सीधा सा एक बात की कि एक जैसी प्रॉब्लम होगी अगर, तो एक जैसे ही रूल कानून हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा गलत भी था, बंगाल के व्यक्ति की प्रॉब्लम का एक कॉमन सॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में नहीं चल सकता था, पर उन्होंने ये थोप दिया इंडिया पर। एक कहते हैं ना, दिस इज द पॉलिटिकल यूनिटी, और इससे बहुत अच्छा होगा कि भारत को धीरे धीरे एक दूसरे से मिलना जुलना और एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की बातों को समझने का मौका मिला। हालांकि इन्होंने अंग्रेजों ने ये भी आप बात समझते होंगे कि कहीं भी ये चीज पे कसर नहीं छोड़ी कि कम्युनिज्म बढ़ना चाहिए। इन्होंने रीजनल वाइज चीजों को डिवाइड करना शुरू करा, इन्होंने लैंग्वेज, है ना, आधारित स्टेट्स को थोड़ा सा प्रमोट करना शुरू करा। तो ये सारी चीजें शुरू में तो प्रमोट हुई, लेकिन धीरे धीरे कर जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होने लगे, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे से मिलने लगा, इस तरीके से इंटरेक्शन बढ़ने लगा, तो बढ़ने लगा, तब जाकर एक पता चला कि ये जो चीजें कर रहे हैं वो गलत है। इट क्रिएट
नेशनलिज्म फीलिंग इन इंडिया। तो वो एक पॉलिटिकल यूनिटी भी थी, ये बहुत बड़ा काम था। इसी को पॉलिटिकल यूनिटी में देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी भी कह लीजिए, या पीस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो इंडिया में अगर आप बात करें ना, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे कि जितनी यूरोपियन कंपनी इंडिया में आई थी, तो स्पेशली फ्रांस और इंग्लैंड में काफी लड़ाई चली है ना, कर्नाटिक वॉर हमने देखे। तो कर्नाटिक वॉर का रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं इंडिया में एक अव्यवस्था सी फैल गई थी, और अंग्रेज भी चाहते थे कि अभी थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सेटल होनी चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ पर इंडिया को में उनको अपना रूल को बहुत कॉन्क्रीट करना था, स्टेबल करना था। स्टेबल करने के लिए अब जितनी भी चीजें इनके अगेंस्ट चल रही थी, उन सबको सेटल डाउन करना चाह रहे थे। तो सेटल डाउन करने में उन्होंने क्या करा कि सभी सभी जगह एक जैसा कहते हैं ना, एक जैसे कानून, एक जैसे रूल, एक जैसे जैसे दिवाली फौजदारी जो कानून होते हैं, वो सब सिविल एंड है ना, ये सारे कानून एक जैसे उस पर पूरे भारत में कोने से दूसरे कोने तक इन्होंने क्या कर दिया, एक जैसे अप्लाई करवा दी। इसका रीजन सिर्फ निकला कि परिणाम की भारत में एक कल्चरल यूनिटी डेवलप कर दी, और यही कल्चरल यूनिटी बाद में पॉलिटिकल यूनिटी में कन्वर्ट होने लगी, और जब पॉलिटिकल यूनिटी बनने लगी तो नेशनलिज्म के बढ़ने में मदद करने लगा। फिर आप एक फैक्टर को और पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जब इंडिया में डेवलप हुआ, रेलवे की हम बात कर चुके हैं, है ना। तो जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ता चला गया, क्या हुआ कि इंडिया के एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस से क्या हुई, मिलती चली गई। यानी कि अब अभी तक आप देखेंगे जो सिटी पार्ट था, जो शहर का क्षेत्र था, वो रूरल से कटा हुआ था अभी तक, लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन ने आते ही इन दोनों को जोड़ना शुरू करा। अब इन दोनों को जोड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ की बातें यहाँ जाएंगी, यहाँ की प्रॉब्लम आएंगे, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, चीजों को सॉर्ट आउट भी करेंगे। ये भी एक काम हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल यूनिटी भी बनाता है, पॉलिटिकल यूनिटी भी बनाता है, सोशल यूनिटी भी बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन ये एक और मदद किया, इट क्रिएट ऑल अगेन नेशनलिज्म। आप इसी चीज को भी देखते हैं कि जब उन्होंने इंडिया में पोस्टल सर्विसेज को डेवलप करा था, तो वो बहुत बड़ा नेशनलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। फिर जब वो बिजली के तार बन गए, रेलवे लाइनें आ गई, है ना, तो धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल बढ़ने लगा, धीरे धीरे सोशल कहते हैं ना, सोशल एरिया बढ़ने लगा, देन पॉलिटिकल एरिया बढ़ने लगा। तो हुआ ये कि इस कम्युनिकेशन ने और इस ट्रांसपोर्ट ने नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद की, है ना। इसके बाद आप देखिएगा कि ये जो नेशनलिज्म निकल के आया इस सेक्टर में, क्योंकि मैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन्होंने कराई थी, उस मॉडर्न एजुकेशन ने भारत में नेशनलिज्म को बढ़ा दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? अब देखेंगे कि जहाँ पे अगर मैं वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता हूँ, तो वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने, वो चाहते थे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो। एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए या तो यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए, या वो खुद हिंदी सीख लें। लेकिन दोनों ही केस में आप देखेंगे कि चीजें कैसी हुई, दोनों ही केस में चीजें इस तरीके से आई कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लोकल लोगों की जरूरत थी, ये जरूरत था। लोकल लोगों की लैंग्वेज वो सीख नहीं पाए, तो बेहतर था कि क्यों ना इनको इंग्लिश सिखा दी जाए। और जब इन्होंने इनको इंग्लिश सिखाने के लिए द्वार खोले, तो परिणाम था कि अकेले वो नहीं सीख सकते थे जिनको सिखाना चाहते थे। ये एजुकेशन बाकी के भी लोगों पे आई, जो यहाँ के बड़े इंटेलेक्चुअल बने, जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा वर्ग हो गया, इंटेलिजेंसिया जिसको हम कहते हैं, वो डेवलप होने लगा। फिर आप देखेंगे इसी समय अगर आप विदेश की बात करूं, तो आप मिल्टन थे, शेली थे ना, वेल्थम थे, मील थे, स्पेंसर थे, रूसो थे, वोल्टेयर थे। इनने लोगों के अंदर, यानी कि इन्होंने जब कहते हैं ना कि सेल्फ रूल की भावना को, नेशनलिज्म की भावना को अपने अपने कंट्रीज में जगाया, तो भारत का जो इंटेलेक्चुअल पार्ट था वो भी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, इनसे उसने नेशनलिज्म की एक नई चीज को सीखा। समझे? तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल हो रहा था, उस मिडिल क्लास ने धीरे धीरे एजुकेशन, आप देखेंगे, लिए एजुकेशन लेकर वकील बने, डॉक्टर बने, है ना, टीचर बने। और इंग्लैंड भी गए, कई लोग इंग्लैंड जाते हैं, एजुकेशन लेकर आते हैं, वहाँ के सिस्टम को यहाँ सीखकर इंडिया में बताते हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और वो धीरे धीरे एजुकेशन इंडिया में क्या हुआ, एक लोगों से दूसरे लोगों के संपर्क में आती गई, एक दूसरे का थॉट दूसरे तक पहुंचते चले गए, वो पहुंचते चले गए, तो धीरे धीरे कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, धीरे धीरे नए सेशंस ऑर्गेनाइज होने लगे। और अब इस इंग्लिश मीडियम की भाषा ने सभी लोगों को एक स्टेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी अब वो भाषा इनकी अवरोध नहीं बनी, मतलब इनके बैरियर नहीं बना। अब भाषा इन लोगों के लिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन गया। वो भाषा ने लोगों को जोड़ने का काम शुरू करा। एंड जोड़ने का मतलब होता है कि नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करना, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहा था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी चीजें, अपनी बातें उनको समझा सकता था, डिलीवर कर सकता था, वो बताता था कि विदेशों में क्या क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, कि कितना लिटरेचर लिखा जा चुका है, क्या क्या वहां लिखना बाकी है। ये सारी चीजें एजुकेशन के आते ही नेशनलिज्म को बढ़ाने में मदद करती चली। फिर इसके साथ एक और आप देखेंगे मॉडर्न प्रेस जैसे, तो मॉडर्न प्रेस अब देखिए, ये भी अंग्रेजों ने स्थापित किया था इंडिया में लाए, वो अपने लिए थे, वो चाहते थे कि ब्रिटेन की महारानी तक अपने कारनामे पहुंचाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, प्रेस एस्टैब्लिश की। अब प्रेस इंडिया में एस्टैब्लिश करा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इंडियंस को अलाउ नहीं करें कि वो अपना प्रेस डालें। फिर धीरे धीरे भारतीय भाषाओं में भी प्रेस स्थापित होने लगे, हालांकि उनको बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगे, बैन लगे, एक्ट लाए गए। हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की हम बात समझते हैं, वो तक हुआ। बावजूद रातों रात इंडिया के लोग इतने समझदार कि हिंदी कन्वर्ट इनटू इंग्लिश हो गया। हमने देखा ना अमृत बाजार पत्रिका। आप ये देखिए कि अगर नेशनलिज्म बढ़ना था, नेशनलिज्म का आना था, लोगों में अवेयरनेस लानी थी, आपने ये देख के चलेगा कि जब समाचार पत्र, जब ये न्यूज़पेपर निकल रहे थे, तब स्टार्टिंग में उसकी सर्कुलेशन सिर्फ 169 तक थी। धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते सर्कुलेशन 1 लाख लोगों तक पहुंचा, और 1 लाख लोगों तक पहुंचा तो वहां उन लोगों ने उस पेपर के माध्यम से, उस प्रेस के माध्यम से लोगों तक ये बताया कि अंग्रेजी व्यवस्था कितनी खतरनाक है। उन्होंने ये बताया कि ये किस तरीके से हमें अपना अधिकार नहीं दे रही, हमें सेल्फ रूल का मौका नहीं दे रही है। एंड फाइनली धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने का काम शुरू करा। जब लोग अवेयर हो गए तो यहाँ से नेशनलिज्म की एक नई भावना हम देखते हैं। तो यहाँ पर इस फैक्टर को हमें इसलिए समझना है कि नेशनलिज्म क्यों आया, क्योंकि जब नेशनलिज्म पहले आया, ये हम समझेंगे नेशनलिज्म आने के बाद वो मिलिटेंट नेशनलिज्म में क्यों कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले जो मॉडरेट लोग थे 1885 टू 1905, उनकी क्या क्या फेल्यूर्स है, क्या उनकी प्रॉब्लम थी, क्या वो चीजें डिलीवर करें, और फिर हम बात करते हैं कि मिलिटेंट जो नेशनलिज्म था वो लाएगा। अब देखिए कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, इतनी घटनाएं नेशनलिज्म को बढ़ाने में मदद कर रही थी, तो मैंने अभी बात की कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसको हमने मिडिल क्लास इंटेलिजेंस क्या, वो मिडिल क्लास इंटेलिजेंस इस पूरे नेशनलिज्म का सबसे बड़ा क्या बनकर निकला, मेन कहना चाहिए सर्वे सर्वा बनकर निकला, जिसने लीड रोल प्ले करेगा, और वही आगे सारी चीजों को डील करेगा, और वही लोगों तक आगे अपनी चीजों को लेकर चलेगा। तो यहाँ पर एक मिडिल क्लास का कितना आगे आना। फिर आप देखो, देखिए कि इंडिया में जब लोगों ने अपनी हिस्ट्री को जाना, यानी कि उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना, कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे वेद जो थे, हमारे जो पुराण थे, है ना, जिनके मतलब कहना चाहिए अलग ही, अगर लिटरेचर की बात करें तो उनकी अलग सुप्रीमेसी है। इन्होंने फिर ये भी देखा कि जब कनिंगम जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट आए, जब उन्होंने खुदाई से, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला,
तो हमें पता चला कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी पुरानी कि जो हम यूनान की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं, हम ग्रीस वगैरह की जो बात करते हैं, ग्रीस है, रोम है, फिर इनको बड़ा सुपीरियर माना जाता है, लेकिन इंडस वैली तो उनके भी कंटेम्परेरी, उनसे कहीं गुना बेहतर निकली। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं कि हम क्यों उनके गुलाम है। अगर हम हमारी ही कल्चर को, हमारी हिस्ट्री की अगर रिसर्च को देखते हैं तो हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, हम पहले से ही बहुत बेहतर है। और इसके लिए आप देखेंगे कई सारी रिसर्च हुई, जैसे सर विलियम जोन्स थे, मैक्स मुलर थे ना, रॉथ थे, इनने इंडियन जो एंशिएंट इंडियन कहना चाहिए हिस्ट्री था, उसको रिसर्च किया और उन्होंने वहां से नई नई चीजों को निकाल कर दिया कि इंडिया बेसिकली व्हाट इंडिया वाज। और ये सारी चीजें दिखाती थी इंडिया को नेशनलिज्म के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी, अंदर से कॉन्फिडेंस लाने का जो काम था, सेल्फ रिस्पेक्ट का काम था कि वी आर ऑलरेडी बिलोंग टू दैट सिविलाइजेशन व्हिच इज वेरी कंटेम्परेरी एंड वेरी मोर सुटेबल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीस एंड द रोम। अगर हम उनके बराबर हैं, हमसे कम समकक्ष है, तो हमसे कम कहीं नहीं थे। हम अपनी सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को हम हमारे ही देश में देखते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाया। मैं एक बार यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस में, इसको भी यहाँ पे एक हिंट के रूप में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं डिटेल में चलूंगा। अब देखिएगा जो जितने भी यूरोपियन मूवमेंट्स हो रहे थे उस समय, उनका इन्फ्लुएंस इंडिया में नेशनलिज्म लाने में बड़ा हेल्पफुल रहा। अब देखेंगे स्पेन और जो पुर्तगीज थे, स्पेन और पुर्तगीज, क्योंकि ये भी कहना चाहिए कि इंपीरियलिस्ट लोग थे, है ना। तो जब स्पेन और पुर्तगीज ने लैटिन अमेरिका तक रूल किया और लैटिन अमेरिका में धीरे धीरे आप देखेंगे नई नई कंट्रीज डेवलप होने लगी, वहाँ पे नेशनलिज्म आने लगा और वहाँ पे इनके जो भी कॉलोनीज थी वो धीरे धीरे इनके हाथ से जाने लगी। तो जब वहाँ पे नेशनलिज्म आने लगा तो वो इन्फ्लुएंस इंडिया को कर रहा था। तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हम ये भी बात को समझते हैं। आप देखेंगे यूरोप में, आप देखेंगे ग्रीस, इटली में आप देखेंगे वहाँ पे नेशनल मूवमेंट शुरू हुए। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं, वहाँ नेशनल मूवमेंट शुरू हुए। तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट इंडियन जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, मिडिल क्लास जो लोग थे, उन पर असर आने लगा। उनको पता चला कि यस, हम भी ये सब कर सकते हैं, हमें भी इसके लिए काम करना चाहिए। फिर हमारे के कुछ लोग जो विदेश भी गए और वहाँ के भी उन्होंने लिटरेचर को पढ़ा, जिसमें एस एन बनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, एस एन बनर्जी है, मैं बात करता हूँ लाला लाजपत राय की। इनने बताया कि जो मेजिनी, जिसने इटली में रिवॉल्ट कराया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक तरुण इटली मूवमेंट शुरू किया था। एंड गैरीबाल्डी की बात की, उन्होंने कार्बोनरी आंदोलन पे व्याख्यान दिए, लोगों को बताया कि किस तरीके से देखिए ये सब लोग भी कहीं ना कहीं गुलाम थे, कहीं ना कहीं लोग कॉलोनी के रूप में रह रहे थे, बट वहां पर इस तरीके के मूवमेंट्स लाए गए, इस तरह की चीजें लाई गई और वो चीजों ने उनको उस गुलामी से मुक्त करा। तो क्यों ना हम भी इन सारी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के मूवमेंट यहाँ पे लाएगा और इस तरह के लोगों तक, है ना, ये मैसेजेस पहुंचाएगा एंड इट क्रिएट नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये नेशनलिज्म का बढ़ाने का एक और तरीका। फिर आप देखेंगे इसी समय इंडिया में भी कई सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स भी हुए इंडिया। सोशल रिलीजियस मूवमेंट होता है जब तक आप सोसाइटी को, है ना, आप वेल टू डू नहीं करेंगे, जब तक सोसाइटी में रहने वाली जितनी समस्याएं थी आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे, तो व्हाट विल हैपन कि कहीं ना कहीं समाज जब तक मजबूत नहीं होगा, आप इस नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया में इस 19th सेंचुरी के अगर आप मिड में देखें तो हम कहीं सारे, क्योंकि क्या हुआ, हमें आप फॉरेन में आप देखेंगे जो वेस्टर्न वहाँ का फिलोसफी थी, ठीक है, वो हमें पड़ी, हमने जब हमारे साइंस को बहुत बेहतर से समझा तो हमें समझ में आया, हमारे यहाँ के जो लोग थे उनको समझ में आया कि जो हमारे यहाँ देश में चले आ रहे रिचुअल्स हैं, जो हमारे देश में चले आ रहे है ना सुपरस्टिशियस पार्ट्स हैं, जो हमारे देश में चले आ रहे रिलीजियस जो गलत फहमियाँ चल रही हैं, जो हमारे देश में जितनी भी सोशल टेंडेंसीज चली आ रही हैं, जब तक इनको रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम उस नेशनलिज्म को नहीं करेंगे। दैट वाज द रीजन कि जब इंडिया में सोशल रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुआ तो उसने नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में मदद की। और ध्यान रखिएगा इन जितना भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, इनका कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं था, ये कोई पॉलिटिकली कुछ करना, ये चाहते थे कि जब तक हम अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को अंदर से सुधार नहीं देते, ये जब सुधर जाएगा तो अवेयरनेस आने लग जाएगी, जब अवेयरनेस आने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए निकलने आ जाएंगे और वो एक नेशनलिज्म का बहुत बड़ा पार्ट बनता है। तो जब धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं हमारा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, यहाँ पे मैं बात की हमारा, तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने लगा। क्योंकि जब तक आप सिस्टम को नहीं सुधार रहे थे, जब तक आप कहीं से प्रेरणा लेकर आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चल पा रहा था कि आपके अंदर क्या है। आप अपना कहते हैं ना कि अंदर की जो इंटरनल आपकी जो ताकत थी, एफिशिएंसी थी, एनर्जी थी, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। एंड दैट इज कॉल्ड द इनलाइटमेंट। जब इनलाइटमेंट हुआ, प्रबोधन हुआ, तो उनको लगा कि नहीं ये चीजें तो बहुत रहते हैं। रीजन आप देखिए, हम सती प्रथा एबॉलिशन देखते हैं, हम विडो रीमैरिज की हम फिर बात करते थे, कई सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स निकल गए। स्वामी विवेकानंद ने जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो स्वदेशी और चलो इस तरह के आर्य समाज के जो कंसेप्ट आया, उन्होंने ये बताया कि हमारा वेद, हमारे पुराण ऑलरेडी इतने इनरिच्ड है, अगर हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, उन्हीं चीजों से सीखते हैं, तो हम इनको बता सकते हैं ब्रिटिशर्स को व्हाट वी आर। ये सब कुछ क्रिएट किया गया था ताकि नेशनलिज्म को बढ़ाया जा सके, लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचाया जा सके। दैट वाज द रीजन कि ये सारा हम नेशनलिज्म के बढ़ने में मदद होने वाले फैक्टर देखते हैं। एक और देखिएगा कि थोड़ा सा ये एक और फैक्टर जो नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था वो था रेसिज्म। अब रेसिज्म का मतलब था कि अंग्रेज अपने आपको सुपीरियर ब्रीड का मान रहे थे, हाइब्रिड मान रहे थे, इंडियंस को बहुत नीची कहना चाहिए नीची जाति का मानते थे। और एक वहाँ की एक मैगजीन निकली थी, द नेम इज कॉल्ड पंच, मैगजीन का नाम था। उस मैगजीन में एक सब ह्यूमन क्रिएचर बनाया गया था और वो सब ह्यूमन क्रिएचर कैसा था कि उसमें आधा भाग गोरिल्ला का था, ठीक है, और आधा हफ्शी का था। इस तरीके से उन्होंने इंडियंस को शो किया। तो एंग्लो इंडियन जो था उनके मतलब मन में एक कहना चाहिए ना, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी उनके मन में धारणा बना दी थी कि भारतीयों को जितना ज्यादा दबा कर, क्योंकि एक तरफ हफ्शी दिखा रहे थे गोरिल्ला, कि इनको अगर जितना ज्यादा हम प्रेशराइज करें, मारे धमकाएं, तो ये इन पर काम कर सकते हैं। तो यूरोपीय जितने भी लोग इंडिया में, उन्होंने एक इस तरह का रूल बना लिया करना और कहा कि हम इनसे बेहतर जाति के हैं, इसलिए उनको हम दबा कर रखेंगे। और ये जब दबा कर रखने लगे तब धीरे धीरे ये चीजें इंडियंस को समझ में आने लगी। अगेन इट रिलेट टू द कॉन्फिडेंस, अगेन इट रिलेट टू द सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दैट वाज द रीजन कि नेशनलिज्म इंडिया में ग्रो करने लगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे एरा में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को लेकर सबसे ज्यादा बात की गई और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को खदेड़ के रख दिया, एकदम लोगों के सामने कच्चा चिट्ठा अंग्रेजों को बता दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, हमारा धन यहाँ से वहाँ कैसे जाता है, किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दिया, किस तरीके से हमारा जो हैंडमेड जो चीजें चल रही थी, जो हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्टमैन थे, जो हमारे यहाँ के आर्टिशंस थे, वो किस तरीके से उन्होंने उसको इकोनॉमी को रूइन करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। कच्चा माल की सिर्फ इन्होंने इंडिया को मंडी बना के छोड़ दिया, यहाँ से कच्चा माल जाता था, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को वो मशीन से बनाकर चीजों को डंप करने लगे। ये इंडियन को शुरू में समझ में नहीं किस तरीके से यहाँ कमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे, उसका रीजन भी उन्होंने लोगों को समझा। तो जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लोगों के सामने अमूमन 1860 के बाद की अगर बात करूंगा तो सबसे ज्यादा दिखाई देता
और इस 1905 1918 में हम क्लियरली तौर पर देखते हैं, एकदम क्लियर तौर पर हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दिखाई देने लगता है। आप देखेंगे कि सोचिए एक कहते हैं कि होम एक्सपेंसेस उन्होंने एक नई चीज शुरू की थी। ब्रिटेन के जितने लोग इंडिया में आ रहे हैं काम करने, और इंग्लैंड में भारत के लिए जो भी काम किया जा रहा है उसका एक्सपेंसेस भी इंडियन एक्सपेंसेस से दिया जाता था। यानी कि अगर इंग्लैंड में बैठा व्यक्ति इंडिया के लिए काम कर रहा है तो उसकी सैलरी, उसकी जो भी चीजें थी, उनके सारे एक्सपेंसेस इंडिया के ही उसमें से दिए जा रहे थे। दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो बेवजह का बोझ था जो इंडिया के ऊपर डाला जा रहा था। तो लगातार धन का निकलना, है ना। आप देखिएगा कि जो पाउंड और रुपए की जो एक्सचेंज कहते हैं ना एक्सचेंज रेट थी, है ना, वो भी एक दूसरे के लिए रिवर्सिबल होती जा रही थी। ये भी बहुत बड़ा मैटर था। हालांकि ये बाद में बहुत लेटर हम कंसेप्ट देखते हैं, हॉट करेंसी का कंसेप्ट आता है, लेकिन पाउंड और रुपए का जो विनिमय एक्सचेंज था, आज भी चलता है। डॉलर कितना है, रुपए कितना, उसके रिस्पेक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपैक्ट भी देखते हैं। बहुत ज्यादा महंगा होगा तो हमारा इंपोर्ट ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ये सारी चीजें समझने की थी। तो ये अंग्रेजों ने बहुत कुछ अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पर मेंटेन किया। लेकिन यहाँ पर राणा जी जैसे लोग, आर सी दत्त जैसे लोग, यहाँ पर कई सारे हमारे जो विद्वान निकल के आए जिन्होंने ये चीज लोगों के सामने खोल करके लोगों को बताया कि दादा भाई नौरोजी जैसे जब उन्होंने डेप्ट टू इंडिया में इस बात को लिखा कि धन की निकासी क्या है, एक्जैक्टली उन्होंने चीज को पूरा समझाया। और इससे धीरे धीरे लोगों में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने की बात निकली। इसी से धीरे धीरे हम एक नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। लोगों को इस तरीके से भी कहते हैं ना कि बताया कि आपका एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ इन तरीकों से नहीं हो रहा है, इकोनॉमी भी एक फैक्टर है जहां से आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये एक और फैक्टर हमने यहाँ पर देखा। इसके साथ हमने एक और चीज यहाँ पर अगर देखें, लॉर्ड लिटन आए थे, है ना। लॉर्ड लिटन ने, क्योंकि उनकी रिएक्शनरी पॉलिसी थी, और स्पेशली रिएक्शनरी पॉलिसी की सबसे पहले तो उन्होंने जो बड़ी गलती यहाँ पर कर दी थी कि आईसीएस की जो एग्जाम्स थी, उसमें जो एज लिमिट थी उसको उन्होंने 21 से घटाकर 18 कर दिया, 19 कर दिया था, ताकि कोई इंडियन जा ना सके, इंडियन एग्जाम दे ना सके, पास हो ना सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर आप देखेंगे इसी के समय 1877 की अगर मैं बात करता हूं, लॉर्ड लिटन के समय की मैं बात करूंगा। लॉर्ड लिटन के समय आप देखेंगे दिल्ली में एक दिल्ली दरबार लगाया, जबकि इंडिया में उस समय बहुत ज्यादा फेमाइन आया हुआ था। सोचिए भीषण अकाल है, लोग भूख के मारे मर रहे हैं और ये दिल्ली दरबार लगा कर बैठे। इससे भी लोगों में गुस्सा है कि हमारा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जबकि फेमाइन में लोग भूखे मर रहे हैं एकदम, उनके पास चीजें नहीं है, एमिनिटीज नहीं है, उनको उपलब्ध कराना है, लेकिन दिल्ली दरबार में पैसा खर्च करते। आपने पढ़ा होगा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा समझते तो लिखा था नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था। द सेम लाइन यू कैन पुट इट ऑन विद लिटन आल्सो। और आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लिटन ने क्या है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो डिटेल चर्चा आप समझते हैं कि किस तरीके से हिंदी में प्रकाशित जितने भी न्यूज़पेपर थे उनको बैन रातों रात कर दिया। तो रातों रात देखिए कि आनंद बाजार पत्रिका थी कन्वर्ट, हालांकि कई सारे बैन भी हुए, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऐसे शस्त्र नियम लाए गए, जाति कटुता बढ़ने लगी। तो लिटन ने अपने इस कार्यकाल में इतना कुछ क्रिएट कर दिया कि ये इन्होंने आने वाले समय में 1905 के आने वाले समय में नेशनलिज्म के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म किया। हालांकि लिटन के बाद हम इस समय में लॉर्ड कर्जन को भी पढ़ेंगे, और लॉर्ड कर्जन ने काफी कुछ किया, लेकिन सबसे गलत जो किया वो था बंगाल पार्टीशन। और उस बंगाल पार्टीशन ने इंडिया में एक नया मूवमेंट, जिसको हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट, को डेवलप करा। उस स्वदेशी मूवमेंट के बाद हम उसकी रिवॉल्यूशनरी क्या एक्टिविटीज बनी अलग अलग क्षेत्र में, पंजाब, बिहार, यूपी में, हर जगह की हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। इन सारी चीजों का कनेक्शन इस नेशनलिज्म से निकल गया। और एक एल्बर्ट विट कंट्रोवर्सी थी, अगर रिपन एक अच्छी चीज लाया था कि जो भी इंडियन जज है उनको राइट दे जाए कि अगर कोई ब्रिटिश का गिल्टी व्यक्ति गिल्टी है तो उसको पनिश करने का, उसके ऊपर केस चलवा कर उसको जो भी सजा देने का अधिकार इंडियन जज को होना चाहिए। गलत किया है, वो भी तो जज है। ये बातें अंग्रेजों की अपनी रेसिज्म के हिसाब से थोड़ी सी बुरी लगी, क्योंकि वो इंडियंस को इतना लेवल में समझ नहीं रहे थे, इंडियंस को उस लायक नहीं मानते थे। और ये भी नियम था कि जो भी कहना चाहिए कि भारतीय जितने भी जो जज थे, है ना, तो वो उन मामलों की सुनवाई जरूर कर सकते हैं, करने का अधिकार इसमें दे देता है कि अगर इसमें कोई ब्रिटिशर या कोई भी यूरोपियन सिटीजन शामिल होगा। पहले क्या था कि यूरोपियन सिटीजन के लिए यूरोपियन ही जज होता था। रिपन ने इसमें थोड़ा सुधार किया और इल्बर्ट विल लाए, इस पर भी बहुत बवाल हुआ। जैसे बवाल हुआ तो फिर ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे भी रिएक्शन आनी थी, इंडियंस की तरफ से भी रिएक्शन आई, और रिएक्शन निकल के आई नेशनलिज्म के रूप में। तो यहाँ से एक नया नेशनलिज्म डेवलप हो गया। तो अब पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या निकला? पॉइंट ऑफ कंसर्न ये निकला कि ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपसे डिस्कस करे, इन्होंने इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाया, और इसने इनसे निकलकर एक रिजल्ट बना कि जब नेशनलिज्म इंडिया में बढ़ा तो उससे हमने कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट देखा, और साथ में हमने इंडिया में मॉडरेट के रूल को देखा। और मॉडरेट का रूल, क्योंकि नाम ही मॉडरेट था, वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्टली फाइट एकदम अभी हम अंग्रेजों से करें, क्योंकि उनको लगता था कि हम इस कैपेबल नहीं है कि हम उनसे डायरेक्टली फाइट करें। लेकिन इतनी सारी घटनाओं ने इंडिया में जब नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया, नेशनलिज्म की ग्रोथ के, नेशनलिज्म के रास्ते को इजी करा, तो वो टाइम हमने मॉडरेट्स का भी देखा। और मॉडरेट्स ने जो भी अपनी पॉलिसीज लाई, स्पेशली उनकी जो पॉलिसीज है पीपीपी की, है ना, प्रेयर पिटीशन, और क्या कि हम प्रार्थना और कहते हैं ना कि निवेदन करेंगे, लिखित में हम आपको चीजें देंगे, व्हेनेवर इट विल सॉल्व ना वी विल फाइंड, एंड तो वो होता है कितना लंबी प्रक्रिया थी। लेकिन फिर भी पीपीपी प्रिपरेशन कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंटली भारतीयों को उस समय के लिए शायद सुटेबल थी, क्योंकि हमारे पास इसका कोई अगला ऑप्शन नहीं था। बट बावजूद अगर आप देखें कि 1905 से 1918 का अगर हम टाइम पीरियड देखें, तो इस समय तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी अब वो मैच्योर हो गई थी। मैच्योर इसलिए हो गई थी कि उन्होंने मॉडरेट का भी एक रूल देख लिया था, है ना, तो एक तो मैच्योर थी। फिर देखेंगे कि इसने अपना एरिया, अपना दायरा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना शुरू कर दिया था। अब जनता ज्यादा इनके साथ जुड़ना चाहती थी। फिर इनका विजन भी थोड़ा सा डेवलप हो रहा था कि अब ये सोशली भी लोगों को डेवलप करना है, इकोनॉमिकली भी बात करेंगे, पॉलिटिकली भी बात करेंगे, कल्चरल भी बात करना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय अभी हम कहते हैं ना, हम धीरे धीरे आकर हम पूर्ण स्वराज की तरफ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे, आखिरी में आकर धीरे धीरे इस चीज पर। तो और एक और बात कि इन लोगों ने जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस से बहुत सबक लिया, और इस इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ने रिवॉल्यूशनरी इंडिया में एक्टिविटीज को भी जन्म दिया। तो ये सारा एरिया हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म ने काम किया, नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, और उस नेशनलिज्म ने किस तरीके से मिलिटेंट नेशनलिज्म को बढ़ने में मदद की। थैंक यू।